आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिग्नेशन के इस खास एपिसोड में रफ्तार के 75 साल में हम आपको रूबरू करेंगे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के 75 साल। कैसे रहे ये साल, क्या था इनका सफर, आइए देखते हैं। आज़ादी के पहले एक दौर ऐसा भी था जब लोग बैलगाड़ियों पे सवार करते थे। इन 75 सालों में हमने क्या प्रोग्रेस की और कैसे हम आज के एक प्रोग्रेसिव 4 व्हीलर पर आए हैं, इसकी जर्नी हम देखते हैं। ये दौर था आजादी से पहले का। गुलामी और गरीबी में दबा देश आजादी की उस सुबह से कोसों दूर था। तब जनता हो या अफसर, चलना फिरना पैदल या फिर बैलगाड़ियों और घोड़े गाड़ियों से ही होता था। 1930 के दशक तक कोई भारतीय कंपनी मोटर असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग में हाथ नहीं डाल पाई थी। ये सूखा खत्म हुआ 1942 में, जब भारतीय उद्योगपति बसंत कुमार बिड़ला ने हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की स्थापना की। हिंदुस्तान मोटर्स, जिसने सबसे पहले भारतीय बाजार में लैंड मास्टर को लॉन्च किया था। लैंड मास्टर असल में ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 का रीबेस वर्जन थी, जिसे इंग्लैंड में 1954 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसकी जगह एम्बेसडर ने ले ली, जो 1958 में आई। इसके बाद मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, एम्बेसडर नोवा से लेकर एम्बेसडर एनकोर तक भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की आइकॉनिक कार होने का गौरव हासिल किया। एम्बेसडर को जिस कार ने सबसे ज्यादा टक्कर दी थी वो थी 1954 में आई 1100। इस शानदार सिडान कार को बेचने के लिए फिएट ने प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड यानी पाल के साथ समझौता किया था। इसके करीब 10 साल बाद आई पद्मिनी प्रीमियम, जो दरअसल 1100 सिडान का इंडियन वर्जन थी। दरअसल पहले इसका नाम प्रीमियर प्रेसिडेंट रखा गया था, लेकिन साल 1974 में इसका नाम रानी पद्मिनी के नाम पर प्रीमियर पद्मिनी रखा गया और ये नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे क्वीन ऑफ इंडियन रोड कहने लगे। एक और कार जो काफी वक्त तक स्टेटस सिंबल के तौर पर रही वो थी देश की लंबी सिडान कार कॉन्टेसा। जी हाँ, 80 के दशक में इसकी तुलना कैडिलैक से होती थी। ये हिंदुस्तान मोटर्स की सबसे महंगी कारों में से एक थी। कॉन्टेसा ने उस दौर में बॉलीवुड मूवीज में भी खूब धूम मचाई। वैसे 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में जिन कारों ने दर्शकों को खूब लुभाया, उनमें शेवरोले की इम्पाला यादगार है। कुछ कारें सिर्फ कार नहीं होती, बल्कि उनमें समाई होती है समय की एक समूची कहानी। मारुति, ये वो दौर था जब कार मतलब मारुति ही था। दिखने में छोटी सी इस मारुति 800 को पाने के लिए उस वक्त का हर भारतीय बड़े बड़े सपने देखता था। मारुति में बैठने का मौका भी मिल जाए तो लगता था जन्नत नसीब हो गई। उस वक्त कार लेना वाकई बहुत बड़ी बात थी। मारुति जहां जाती लोगों को लुभा लेती। हर किसी का सपना हो गया मारुति की सवारी। और मारुति 800 के साथ ही फिर 1984 में ओमनी मिनी वैन, जिसमें मारुति के मुकाबले ज्यादा लोग बैठ सकते थे। इसके बाद 1985 में लॉन्च देश की आइकॉनिक ऑफ रोडिंग कार मारुति जिप्सी, जिसका जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। कुछ साल बाद यानी 1990 में मारुति सुजुकी ने ही देश को पहली सिडान कार भी दी, जिसका नाम था मारुति सुजुकी एस्टीम। ये हाई क्लास सेगमेंट की पहली पसंद बनकर सड़कों पर खूब दौड़ी और 1993 में बारी थी मारुति जेन की, जो एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी थी और आज भी सड़कों पर दौड़ती हुई हम सबको ले जाती है बचपन की यादों में। 90 के दशक की कारों को याद कर आज हर कोई अपने बचपन में लौट जाता है। ये वो दौर था जब देश धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा था और एक एक करके देशी विदेशी कंपनियों की कारें शोरूम्स में चमचमाने लगी। लेकिन इस दौर में जो गाड़ियां आज भी लोगों के दिलों में तस्वीरों की तरह छपी हैं, उनमें मारुति के अलावा टाटा की कुछ आइकॉनिक कार्स भी शामिल हैं। मसलन टाटा एस्टेट, जो टेल्को यानी टाटा का पैसेंजर कार का पहला प्रयास था।
1992 में लॉन्च हुई इस कार का डिजाइन उस युग की मर्सिडीज स्टेशन वैगन पर बेस्ड था। हालांकि कार ज्यादा पावरफुल नहीं निकली, लेकिन इसी दौर में आई टाटा सिएरा असल में जबरदस्त स्टाइलिश कार थी। सिएरा हर लिहाज से अपने समय से आगे थी और इसलिए खूब लोकप्रिय हुई। लेकिन जिस कार ने टाटा की एक तरह से किस्मत बदली वो थी 1994 में लॉन्च टाटा सुमो। ये कार आने वाले कई सालों तक भारत में सबसे लोकप्रिय MUV बनी रही। सुमो की 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां 1994 से 1997 के बीच ही बेच दी गईं। लेकिन जब टाटा ने 1998-99 में देश की पहली स्वदेशी निर्मित टाटा इंडिका लॉन्च की तो हैचबैक सेगमेंट में खलबली ही मच गई। लाखों बुकिंग के साथ इस गाड़ी ने भारतीय सड़कों पर अरसे तक राज किया। इसी दौर में आई सफारी आज भी लोगों को खूब पसंद आती है। 90 के दशक की एक और गाड़ी ने धूम मचाई और वो थी महिंद्रा की कमांडर। इसके सेमी अर्बन लुक ने इसे आम से लेकर खास तक की पसंद बना दिया। इसका LBW वर्जन सबसे लोकप्रिय वर्जन रहा। टाटा और महिंद्रा के अलावा 90 के दशक में जिन कारों ने भारतीयों के दिलों में खूब धूम मचाई उनमें ह्यूंडई की सेंट्रो बेहद चर्चित कार बनी। सेंट्रो एक हैचबैक सेगमेंट की कार थी जिसने युवाओं को खूब लुभाया। इसी दौर में ह्यूंडई ने अपनी सिडान एसेंट से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। 90 के दौर में कुछ और यादगार गाड़ियों का जिक्र करें तो इनमें दाewoo की सिडान सिएलो और हैचबैक मटीज भी काफी चर्चित कार रही। इसके साथ ही 1996 में फोर्ड की एस्कॉर्ट, 1996 की ओपेल एस्ट्रा, 1996 में आई फिएट की ऊनो और 1997 में आई मित्सुबिशी लॉन्सर यादगार गाड़ियां हैं। भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अब विकास के काफिले में तब्दील हो चुका है। मिडिल क्लास की इनकम में इजाफा और दुनिया की सबसे युवा आबादी ने भारत को ऑटोमोबाइल की दुनिया का सबसे बड़ा मैदान बना दिया है। भारतीय ऑटोमोटिव बाजार सन 2000 के बाद से अब तक कई चुनौतियों का सामना कर चुका है। इसमें नोटबंदी और GST जैसे रिफॉर्म्स का दबाव भी शामिल है, तो BS6 जैसे बदलाव भी। बावजूद इसके इंडस्ट्री का अब तक का सफर शानदार रहा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2021 के बीच अनुमान है कि भारत में $26 बिलियन का इनफ्लो रहा। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2023 तक 8 से 10 बिलियन का देसी और विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। भारत जैसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में आम आदमी की यादों में कम कीमत की हैचबैक और सिडान का होना स्वाभाविक लगता है। लेकिन सेक्टर की तरक्की और संभावनाओं को समझना हो तो लग्जरी सेगमेंट की कुछ मशहूर कारों की बिक्री के आंकड़े आपको चौंका देंगे। 2007 में देश में जहां 2492 मर्सिडीज कारें बिकी, वहीं 2018 में ये बिक्री बढ़कर 15,538 हो गई। इसी तरह 1,387 BMW 2007 में बिकी थी, वहीं 2018 में ये बिक्री बढ़कर 11,105 हो गई। 2007 में देश भर में कुल 349 ऑडी कारों की बिक्री हुई थी, जबकि 6,763 ऑडी कारें 2018 में भारत में बिकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडियन टू व्हीलर की कहानी भी हम आपको बताते हैं। बहुत ही दिलचस्प है कैसे हम टू व्हीलर की इंडस्ट्री में आगे बढ़े। ये आप देखिए पिछले 75 साल में हमारी जर्नी इन द टू व्हीलर स्पेस। आजादी के बाद कारों ने सड़कों पर दौड़ना तो शुरू कर दिया था, लेकिन दो पहिए के नाम पर ज्यादातर सिर्फ साइकिल ही नजर आती थी। दो पहिए का सूखा 1950 के दशक में आकर खत्म हुआ और ये सूखा खत्म करने वाली बाइक थी रॉयल एनफील्ड। सरकार ने 1953 में सेना के लिए एनफील्ड से 800 बुलेट्स खरीदने का मन बनाया। पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए गश्त बढ़ाने के लिए यह बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन इतनी डिमांड को पूरा करना ब्रिटिश कंपनी के लिए मुश्किल था। इसलिए कंपनी ने 1955 में भारत की मद्रास मोटर्स के साथ हाथ मिलाया और मद्रास मोटर्स को लाइसेंस मिलने के साथ ही एनफील्ड इंडिया कंपनी बनी। दरअसल भारत की टू व्हीलर जर्नी की यह शुरुआत भर थी। आने वाले वक्त में भारत में दो पहिया वाहनों का सैलाब आने वाला था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दो पहिया वाहनों ने रफ्तार का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। बाइक्स और स्कूटर्स लोगों की लग्जरी से उनकी जरूरत में तब्दील हो गई। देश का नागरिक धीमी मगर आगे बढ़ती इकोनॉमी से जुड़ रहा था। इटली और यूरोप में वेस्पा जैसे मॉडल्स लोगों के बीच जबरदस्त धूम मचा रहे थे।
भारतीयों को हालांकि इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन बहुत जल्द ही भारत में दोपहिया वाहनों का पूरा मार्केट तैयार होने लगा। दूसरी तरफ भारत में फिल्मों के कारण भी लोगों का रुझान टू व्हीलर्स की तरफ बढ़ रहा था और भारतीयों के दोपहिए की इस सवारी में हमसफर बने उस वक्त के आइकॉनिक ब्रांड्स। इनमें एनफील्ड के अलावा लैम्ब्रेटा स्कूटर, वेस्पा और स्टाइलिश एसडी बाइक्स जैसे शानदार सवारी थी। और तब से लेकर अब तक भारत की दोपहिए की सवारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ कहानियां मिसाल बन जाती हैं। टू व्हीलर की दुनिया में जब भी सुनो हर बार चौंका देने वाली ऐसी ही कहानी है एनफील्ड यानी बुलेट की। 1994 में एनफील्ड की किस्मत तब पलटी जब भारत के द आयशर ग्रुप ने एनफील्ड इंडिया को टेक ओवर कर लिया। लेकिन 1950 के दशक में शुरू हुई इस कहानी का अंत शायद सन 2000 में हो जाता, जब कंपनी के बड़े अधिकारियों ने ही इसे बंद करने की सलाह दी। लेकिन कंपनी के चेयरमैन विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने 2 साल के भीतर कंपनी को ऐसा खड़ा किया कि एनफील्ड मार्केट लीडर बन गई। इलेक्ट्रा और थंडरबर्ड ने युवाओं के दिल में जबरदस्त जगह बना ली। जरा फिर लौटते हैं उस दौर में जब लोग रॉयल एनफील्ड के पीछे भाग रहे थे। एनफील्ड के विकल्प के तौर पर लोगों के पास जावा बाइक्स का भी ऑप्शन था, लेकिन उस वक्त राजदूत ने मार्केट में आकर कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। दरअसल ये एक 175 सीसी की बाइक थी। फीचर्स और स्टाइल के मामले में ये बाइक समय से बहुत आगे थी, लेकिन इसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे थे। आखिरकार राजदूत ने अपना मार्केट पकड़ा बॉलीवुड के रास्ते। जी हाँ, 1973 में आई फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने जब इसे अपनी सवारी बनाया तो फिल्म के साथ साथ राजदूत भी एक सुपरहिट बाइक बन गई। फिल्म बॉबी के कारण ही इसका नया नाम बॉबी राजदूत पड़ा। 1983 में एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने यामाहा के साथ गठबंधन किया। इसके बाद कुछ वक्त तक इस बाइक ने लोगों में दिलों में जरूर जगह बनाई, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बदलाव नहीं किए गए और बाद में कंपनी को इस बाइक का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लेना पड़ा। आजादी के तुरंत बाद ऑटो इंडस्ट्री धीरे धीरे भारत की विकास यात्रा में हिस्सेदार बनने की कोशिश कर रही थी। दूसरी कंपनियों के साथ ही साल 1950 से ही टीवीएस भी टू व्हीलर, टायर और कंपोनेंट के क्षेत्र में कारोबार करना शुरू कर चुकी थी। टीवीएस यानी वो ऐतिहासिक कंपनी जिसकी स्थापना हुई 1911 में टीवी सुंदरन आयंगर एंड सन्स के नाम से। ये उस वक्त एक बस कंपनी थी जो आगे चलकर ऑटोमोबाइल निर्माण में शानदार कंपनी बनकर उभरी। यही समूह आगे चलकर टीवीएस ग्रुप बना। 1978 में नए सिरे से लॉन्च हुई कंपनी ने 1980 में अपनी पहली मोपेड टीवीएस एक्सएल 50 को लॉन्च किया। दरअसल ये देश में मोपेड की दुनिया में नई हलचल थी। उस वक्त देश में चल मेरी लूना के नाम से मशहूर काइनेटिक लूना ने अच्छा खासा मार्केट पकड़ा हुआ था और उसके अलावा टीवीएस की टक्कर बीएसए बॉन्ड और हीरो पुक जैसे बेहद मशहूर ब्रांड से हो रही थी। बहरहाल अपनी लॉन्च के 2 साल बाद यानी 1982 में कंपनी ने सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर में कारोबार शुरू किया। टीवीएस सुजुकी ने साथ मिलकर देश को एक से बढ़कर एक यादगार बाइक्स दी। इसमें सामुराई, शोगुन और सुजुकी फियोरे जैसी बाइक काफी मशहूर हुई। सन 2001 में दोनों कंपनियों के बीच चल रहे संयुक्त उद्यम का अंत हो गया, लेकिन टीवीएस मोटर्स अपने बलबूते बाजार में टिकी रही। टीवीएस पहली टू व्हीलर कंपनी बन गई जिसने पूर्ण रूप से भारत में बनी टीवीएस विक्टर को तैयार किया। ये बाइक काफी फेमस हुई। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, मोपेड और 3 व्हीलर शामिल हैं। सत्तर के दशक में लैम्ब्रेटा स्कूटर, एसडी और बुलेट मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले भारतीयों के लिए 80 का दशक नई हवा का झोंका लेकर आया, जब सरकार ने टू व्हीलर्स बनाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग को मंजूरी दी। हालांकि ये अनुमति सिर्फ 100 सीसी की बाइक्स के लिए थी और उत्पादन की समय सीमा भी तय कर दी गई थी, लेकिन इसने देश के टू व्हीलर सेगमेंट में क्रांति ला दी। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की सड़कों पर राज करने वाले लैम्ब्रेटा और एसडी की जगह एंड सुजुकी, कावासाकी बजाज, यामाहा RX 100 और हीरो होंडा जैसी मोटरसाइकिल्स ने ले ली।
ये बाइक्स भले ही पावर में कम थी, लेकिन फ्यूल एफिशिएंट और हल्की होने के साथ ही कम मेंटेनेंस के चलते ये पूरे हिंदुस्तान में छा गई। लेकिन 1976 में लॉन्च बजाज चेतक स्कूटर 80 के दशक में भारत के मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गया। ये एक तरह से क्रांति थी। चेतक स्कूटर की लोकप्रियता का आलम यह था कि इसका वेटिंग पीरियड 10 साल तक पहुंच गया था। यह अपने आप में इस स्कूटर की सफलता की कहानी बयां करती है। उस दौर में ज्यादातर भारतीयों के पास ये पहला 2 व्हीलर होता था। इस स्कूटर की धमक सड़क से लेकर टीवी विज्ञापनों में खूब दिखाई देती थी। हमारा बजाज, इस नाम का विज्ञापन काफी लोकप्रिय हुआ। यह विज्ञापन उस दौर में लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि इसकी धुन आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। उसी दौर यानी 80 के दशक में ही इटालियन कंपनी वेस्पा ने भारत में LML मोटर्स के साथ दोबारा एंट्री की और LML वेस्पा ने चेतक को कड़ी चुनौती दी। हालांकि इतने बड़े देश में दोनों कंपनियों के लिए काफी जगह बनी रही। और फिर आया 1990 का दौर। 1991 भारत की विकास यात्रा का वो मोड़ है जहां से न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी सब कुछ बदलने वाला था। जापानी कंपनियां होंडा, यामाहा, कावासाकी और सुजुकी ने भारत में दमदार तरीके से कदम रखा। ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस के बूते इन कंपनियों की बाइक्स भारत में छा गईं। धीरे धीरे स्कूटर का क्रेज कम होने लगा। जापानी कंपनी होंडा और भारत की हीरो की जॉइंट वेंचर हीरो होंडा ने बजाज ऑटो को कड़ी चुनौती दी। हिंदुस्तान की सड़कों पर राज करने वाले स्कूटर्स की जगह बाइक्स ने ले ली। इसी बीच बजाज ऑटो ने भी खुद को बदला और पल्सर को लॉन्च कर दिया। पल्सर बजाज ऑटो के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पावरफुल बाइक पल्सर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई। 1999 में वेस्पा और LML मोटर्स की साझेदारी एक झगड़े के बाद खत्म हो गई। क्रेज खोते स्कूटर्स के लिए ये एक झटके जैसा था। इसके बाद 2006 में आखिरकार बजाज ने अपने आइकॉनिक स्कूटर चेतक का प्रोडक्शन बंद कर दिया। चेतक के प्रोडक्शन बंद होने के बाद ऐसा लगा जैसे स्कूटर की एंट्री शायद ही मार्केट में कभी हो पाएगी। लेकिन उस दौर में तकनीक में एक छोटा प्रयोग हुआ। ये प्रयोग था गियरलेस स्कूटर का। इस प्रयोग के तौर पर होंडा ने जब एक्टिवा को लॉन्च किया तो पूरे देश में तहलका मच गया। एक्टिवा देखते ही देखते घर घर की सवारी बन गया। एक्टिवा के बाद इसे टक्कर देने के लिए आज टीवीएस जुपिटर, यामाहा फसीनो, सुजुकी एक्सेस जैसे स्कूटर्स मौजूद हैं। लेकिन गियरलेस और बटन स्टार्ट स्कूटर्स की दुनिया को क्रांतिकारी रूप से एक्टिवेट करने का श्रेय एक्टिवा को ही जाता है। तो इस तरह पिछले 75 सालों में एक आम आदमी की जिंदगी में 2 व्हीलर ने रोमांच और रफ्तार दोनों ही भर दिया। लेकिन अब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी का बड़ा बोलबाला है। कैसा है हमारा आगे का सुनहरा फ्यूचर? इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, क्या है ये टेक्नोलॉजी? इन सब पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं। जिग्नेशन की स्पेशल एपिसोड रफ्तार के 75 साल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने बात की 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सुनहरे फ्यूचर की। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी, इस पर खास फोकस है। आगे इस स्पेस में क्या हो रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पर यहाँ ज्यादा फोकस होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे तो 2 व्हीलर सेल का बड़ा बाजार देश में है, लेकिन बढ़ते पेट्रोल के दाम इसकी ग्रोथ पर लगाम कसते नजर आते हैं। लेकिन ये दुविधा भी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ जल्द खत्म होने की राह पर है, क्योंकि भारत में अब जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का जमाना शुरू होने वाला है। इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने के साथ साथ नए मॉडल को दी जा रही सब्सिडी में बढ़ोतरी किए जाने से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की पहुंच भारतीय ऑटो सेक्टर में तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद है। शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ियों से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जिसने फिलहाल मार्केट में काफी सुर्खियां हासिल की हैं। प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 2 नए मॉडल्स S1 और S1 Pro को लॉन्च किया।
कीमत की बात करें तो S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम कीमत 99,999 रुपए है, जबकि S1 Pro की एक शोरूम कीमत 1,29,999 रुपए रखी गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने कई बैंकों के साथ साझेदारी की है जो उपभोक्ताओं के लिए EMI ऑप्शन पेश करेंगे, जिसमें आपको 2,999 रुपए प्रति माह EMI का विकल्प भी मिलता है। एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी ने देश में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। सिंपल वन देश का सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज देने वाला स्कूटर है। शानदार लुक और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर वाले इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,10,000 एक्स शोरूम रखी गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अगर आप लुक्स फीचर्स के साथ साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करता है ईथर का हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X। इस पावरफुल स्कूटर में कई कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए गए हैं। ईथर 450X इलेक्ट्रिक की पुणे में कीमत 1,22,916 रुपए है, वहीं दिल्ली में ये स्कूटर 1,13,416 रुपए में मिलता है। टू व्हीलर सेगमेंट की मार्केट लीडर बजाज ने भी चेतक को इलेक्ट्रिक रूप में बाजार में पेश किया है। चेतक कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अर्बन और प्रीमियम इन दो वेरिएंट में उपलब्ध है। एक और बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो TVS iQube मार्केट में मौजूद काफी शानदार विकल्प है। आकर्षक लुक और डिजाइन वाले इस ई स्कूटर में दमदार इंजन और शानदार ड्राइविंग रेंज मिलती है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,08,000 रुपए से शुरू होती है। अगर आप पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर सरकार भी सब्सिडी दे रही है, जिससे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कई कंपनियां इलेक्ट्रिक कार उतार चुकी हैं और बाकी कंपनियां जल्द उतारने की तैयारी में हैं। आज हम आपको भारत में उपलब्ध इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताते हैं और उनमें बेहतर कौन है इसकी जानकारी भी देते हैं। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक। भारतीय बाजार में फिलहाल सबसे ज्यादा टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार की डिमांड है। टाटा मोटर्स की सबसे सुरक्षित SUV नेक्सॉन EV की एक शोरूम कीमत 13,99,000 रुपए से 16,25,000 रुपए के बीच है। ये कार 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खास फोकस है। कंपनी का दावा है कि नई टिगोर सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर चल सकती है। नई टिगोर EV की कीमत 11,99,000 से शुरू होती है। कंपनी का कहना है कि भारत में ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इसकी बैटरी को 1 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। साथ ही इसकी बैटरी पर 8 साल की वारंटी मिलती है। आप MG मोटर की इलेक्ट्रिक कार MG ZS EV को भी खरीद सकते हैं। इसकी भी भारत में अच्छी खासी डिमांड है। इसकी कीमत 20,88,000 रुपए से लेकर 23,58,000 रुपए के बीच है। अगर आप थोड़ा लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो फिर आपके लिए Hyundai Kona बेहतरीन विकल्प है। साल 2020 में इस कार का 5.6% मार्केट शेयर था। Hyundai Kona की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 23,75,000 से 23,94,000 रुपए के बीच है। इतना ही नहीं, इस रेस में लग्जूरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी कहीं पीछे नहीं है। लग्जरी के साथ तेज रफ्तार वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप चाहते हैं तो Porsche Taycan इलेक्ट्रिक, Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC और BMW की हाल में पेश हुई iX जैसी शानदार गाड़ियां भारत में मौजूद हैं। वहीं भारतीय बाजार में अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो Mahindra EKUV 100, Mahindra XUV 300 इलेक्ट्रिक, टाटा अल्ट्रोज EV, टाटा टियागो EV, मारुति वैगनार इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट के ZE, मर्सिडीज बेंज EQA जैसी शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च होने की कतार में। तो ये थे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सुनहरे 75 साल और आगे के 25 साल भी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। जिस तरह से हम आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं,
उम्मीद है आपको पसंद आए हमारी ये खास पेशकश रफ्तार के 75 साल। आज के शो में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए प्रोडक्ट्स और कुछ नए रिव्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।